जनाब, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में मोटापा एक बहुत ही आम मसला है। ये ना सिर्फ इंसान की जिस्मानी शक्ल को मुतासिर करता है बल्कि उसके मुतअद्दिद जिस्मानी और नफ्सियाती असरात भी होते हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि मोटापा सिर्फ आला कैलोरीज के शुमार के बारे में नहीं है, ये एक बहुत ही पेचीदा हालत भी है और इसमें मुतअद्दिद अवामिल भी शामिल हैं। बहुत से लोग हम देखते हैं कि मोटापे के समाजी और नफ्सियाती असरात का शिकार होते हैं। मोटापा बढ़ने की वजह से यकीनन दुनिया भर में कई तरह के मसाइल भी होते हैं और तरक्की पजीर ममालिक समेत तरक्की याफ्ता ममालिक में भी लोगों के मरने का एक सबब मोटापा है। तहकीक के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में 70% अफराद मोटापा या फिर इजाफी वजन का शिकार है, मतलब ओवरवेट है। ताहम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि मोटापा क्या है और वो कौन कौन से अवामिल हैं जो मोटापे का सबब बनते हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज हैं, पीडियाट्रिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बहुत मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब, आज कह लें कि मोटापे का आलमी दिन मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान समेत। तो सबसे पहले तो बताइए कि ये मोटापा या फिर ओबेसिटी या फिर ओवरवेट, इसमें क्या डिफरेंस है? स्लाइटली सा डिफरेंस है, लेकिन क्या डिफरेंस है? जमुना भाई, इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास पैरामीटर है वो बॉडी मास इंडेक्स है, जिसे हम BMI कहते हैं। ठीक है। अच्छा, BMI बुनियादी तौर पे क्या है? BMI है वेट और हाइट। देखिए, कई लोग छोटे होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, और कहीं बड़े होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होता है, पर वो उन्हें हम ओबेसिटी में लेबल नहीं करते, बेशक उनका वेट वो छोटे कद वाले जितना हो। तो BMI एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ओबीज और हेल्दी के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। सो इट डिपेंड ऑन योर हाइट एंड द वेट। आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको देखें तो ये अगर 25 से 30 के बीच में है तो दिस इज़ ओवरवेट, और अगर अबव 30 है तो दैट इज़ ओबेसिटी। तो जो आइडियल होता है वो 20 से 25 के बीच में होता है, और अदर वे राउंड जो 20 से नीचे होता है उसे हम अंडरवेट या मैल नरिश्ड कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपने अपने हाइट के पैरेलल अपने वेट को वॉच करना है। तो जो 30 से ऊपर वाला BMI होगा उसको हम ओबेसिटी कहेंगे, जो 35 से ज़्यादा होगा उसको हम अलार्मिंग ओबेसिटी कहेंगे, जिसमें साथ भी टेंडेंसी होती है बाकी बीमारियों की, जिसका शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्ट्रोक है, जिसे फॉलिज कहते हैं। तो मोटापा, जिसका आपने खुद बताया है कि मोटापा अब तमाम बीमारियों की जड़ बन चुका है। और जब भी हमारे पास मरीज आते हैं और उनमें से कोई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा है या शुगर से कर रहा है या इस तरह के और अमराज से सफ़र कर रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि सबसे पहले अपना वजन कम करें। और साथ साथ इसमें जो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है हमें आजकल, वो आ रहा है ख़वातीन के अंदर। अच्छा। क्योंकि ख़वातीन में ओबेसिटी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है, और मतलब ख़वातीन में रेशो ज़्यादा है? रेशो ज़्यादा है उसमें, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज भी हैं। स्ट्रेस रिलेटेड ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा है, उसमें लोग खाना पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, और ख़ास तौर पे जो हमारी डाइटरी हैबिट्स है वो इस तरह की हैं कि जिसमें वेट बहुत जल्दी पुट ऑन हो जाता है। यंग ख़वातीन में, यंग लड़कियों में, बच्चियों में, फिर चूँकि जिससे आपने ख़ुद बताया है कि सोशल इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं, उस पर फिर डिप्रेशन का आ जाता है, उनका एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, और साथ फिर शादी के इश्यूज़ हैं, ये सारे समाजी इशू। तो अब मोटापे को एक बीमारी नहीं कह सकते, अब ये एक फिनोमेना बन चुका है। और आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे के लिहाज से भी हम यही इसको उजागर करते हैं, इस थॉट को, कि आप इलाज की तरफ जाने के बजाय एहतियात पे फोकस करें। हाँ, ताकि आप उस फेज में एंटर ही ना हो कि जहां आपको इलाज की जरूरत पड़े। एग्जैक्टली, एहतियात इलाज से बेहतर है। आप पहले ही उसको प्रिवेंशन उसकी हो जाए तो आपको फिर क्या है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि बहुत से लोग कहते हैं ना कि आपकी वेस्ट का नंबर बढ़ जाए तो आप वो मोटापे की तरफ या ओबेसिटी या ओवरवेट की तरफ चले जाओ, तो कितना अच्छा नहीं, यही एक मिस कॉन्सेप्ट है कि लोग ये समझते हैं कि शायद पेट का निकला होना या वेस्ट का बड़ा होना ये ओबेसिटी है। अब हमारे कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि जिनको ओबेसिटी, जो फैट डेपोजिशन है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे होती है, जिस तरह फेस किसी का बड़ा है, किसी का गर्दन, और ख़ास तौर पे बाजू लटक गए हैं, थाइज बढ़ गई हैं, बैक ऑफ जो चेस्ट है इस पे फैट की डेपोजिशन है। तो इट्स एग्जैक्टली नॉट द साइज इन द वेस्ट और द इंचेस व्हिच इज ओबेसिटी, ये तो एक ओवरऑल वेट का ज़्यादा होना होता है।
वो कॉस्मेटिक रीजन की वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है पेट, तो हमें ज़्यादा उसी की फिक्र होती है। हम यही देखते हैं ना कि अच्छा किसी के पेट बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो गया तो ये मोटा होना शुरू हो गया, हम लोग यही आइडेंटिफाई इससे करते हैं। और इसमें ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है कि जितनी फैट डेपोजिशन आपको बाहर नज़र आती है, इतनी ही आपके अंदर भी होना शुरू हो जाती है। ओके। इसमें सबसे ख़तरनाक है आपकी खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ये फैट का डिपॉजिट होना। सही, ठीक है। जो कि मेन बीमारियों का जड़ बनता है। एक तो बैरूनी शक्ल है मोटापे की, पर उससे ज़्यादा ख़तरनाक जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर, ख़ास तौर पे जिगर पे ये डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। तो हमें जो सबसे ज़्यादा एहतियात है वो इस चीज़ में करनी चाहिए कि ये फैट को उस लेवल तक नहीं लेके जाना चाहिए जहां ये बीमारियों का बायस बन सके। ठीक है। अच्छा, इसको जब आप सर्जरी के लिए आपके पास आते हैं तो पेशेंट की क्या क्या चीज़ें पहले देखी जाती हैं, तो उसके बाद सर्जरी की तरफ जाया जाता है? देखिए, सर्जरी की अंडरटेकिंग एक मेजर अंडरटेकिंग है। पहले हम ये कोशिश करते हैं कि कोई भी जो पेशेंट हमारे पास आए उसको हम किसी तरह काउंसल करके या मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू या मेडिकेशन के थ्रू या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू उसको बेहतर कर सके। हमारे पास वो लोग आते हैं जो ये सब चीज़ें कर चुके होते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो सर्जरी को ऑप्ट करते हैं। सर्जरी जो भी हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उससे पहले हम उस मरीज़ के सारे टेस्ट करवाते हैं जो ज़रूरी टेस्ट है, क्योंकि देखिए हमने एक पेशेंट को ठीक करना है ओवरऑल, और उसमें ये तयन करते हैं कि वाकई ही जो इसका मोटापा है ये खुराक ही की वजह से ज़्यादा है, या किसी को थायराइड का इशू होता है जिसे गिलर का इशू कहते हैं, ठीक है। किसी को हार्मोन्स का इशू है खवातीन में जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं। देखिए उनके ऊपर फिर ये सर्जरी का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो ये लोगों को ये भी थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट है कि शायद ऑपरेशन करके हम मोटापे से मुस्तकिल इलाज हासिल कर सकते हैं। पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये मोटापा सिर्फ खुराक की वजह से ही ज़्यादा है और उसके अंदर कोई हार्मोनल इशू नहीं है। ठीक है। हार्मोनल इशू में जो सर्जरी का तरीक़ाकार है मोटापे का, वो बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं होता और फिर लोग वापस आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये सर्जरी भी करा ली, तकलीफ भी सह ली, इतना खर्चा भी कर लिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो प्रोफेशनली और एथिकली पहले हमें उनके सारे टेस्ट करवाने चाहिए, उन्हें अब सर्जरी के बारे में टोटल ब्रीफ करना चाहिए, उसके अफादियत के बारे में, और अगर उससे रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है हम सारा उनको डिटेल में बताते हैं। फिर जब पेशेंट्स और उसकी फैमिली जहन बनाती है तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। अच्छा, लेकिन जिस पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, ओबेसिटी की वजह से हाइपरटेंशन का भी मसला है और भी बीमारियां हैं, तो उसका फिर क्या किया जाता है? उसको, जिसको शुगर है हम उसकी शुगर कंट्रोल करते हैं, बल्कि अब जो ओबेसिटी का ट्रीटमेंट है वर्ल्ड ओवर, जो डायबिटिक है पेशेंट्स और ओबीज हैं, तो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट करवाएं ओबेसिटी का, ताकि ओबेसिटी के साथ साथ आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो। और हमने कई ऐसे पेशेंट्स किए हैं जो कि ओबीज थे, उनका ऑपरेट किया, उनका वेट लॉस हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल हो गई। अच्छा। कुछ ऐसी मिसालें भी हैं कि जिनकी डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो गई और उनकी दवाइयाँ और इंसुलिन भी छूट गई, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी दवाइयों की मिकदार कम हो गई, उसकी डोज कम हो गई और वो इंसुलिन से फिर दोबारा गोलियों पे आ गए। मतलब ये डायबिटिक लोगों के लिए आइडियल कह लें कि मतलब ये डायबिटीज का एक ट्रीटमेंट है ओबेसिटी के साथ, ये डायबिटीज का और ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट है। जाहिर बात है, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था और आपने भी ये कहा कि मोटापा अब एक बीमारियों की जड़ बन चुका है। हाँ जी, ऐसे। तो अगर ये कंट्रोल हो जाएगा तो इससे जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल, बेशक पूरी ना हो पर बेहतर जरूर हो जाए। लेकिन डॉक्टर्स के ये भी रिकमेंड करते हैं उस पेशेंट को कि वो पहले से ही कुछ वजन कम करके आए, उसके बाद फिर सर्जरी की जाएगी। जी, वो हम उसे VLCD दे देते हैं। अच्छा। VLCD का मतलब है वेरी लो कैलोरिक डाइट। ओके। बिफोर द सर्जरी हम उसे VLCD पे डालते हैं ताकि एक तो उसकी टेंडेंसी हमें मालूम हो जाए कि वाकई ही इसका वजन कम हो सकता है हमारे प्रोसीजर की वजह से, और दूसरा हमें अपनी सर्जरी में कुछ पहले तैयारी भी चाहिए होती है, क्योंकि हमें उसमें हम चाहते हैं कि जो जिगर का साइज़ है वो थोड़ा छोटा हो जाए, ताकि जो हमारी सर्जिकल फील्ड है जहां हमने सर्जरी करनी है वो हमें ज़्यादा क्लैरिटी में नज़र आए। और वेरी लो कैलोरिक डाइट से पेशेंट को भी अंदाज़ा हो जाता है कि मैं, अगर मेरे ऊपर ये प्रोसीजर हो रहा है और ये ठीक हो गया तो मेरा वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। वेरी लो कैलोरिक डाइट में हमारे ऐसे भी पेशेंट हैं जो 5 से 7-8 किलो 2 हफ्ते में कम कर लेते हैं।
एक तो उनका मोरल बूस्ट अप हो जाता है, हमें भी एक पॉजिटिविटी मिल जाती है कि ये पेशेंट जो है ये प्रॉपर कैंडिडेट है फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, सर्जरी के हवाले से भी बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग मतलब जितने मुंह उतनी बातें हो रही ऐसे होती ही हैं कि जनाब सर्जरी करा ली जाती है, स्टमक का साइज छोटा करा दिया जाता है, वतनी ऊपर बैंड लगा दिया जाता है, बहुत से ऐसी और भी चीज़ें हैं। तो सर्जरी में एक्चुअली होता क्या है, क्या क्या प्रोसीजर होता है उसमें? देखिए, सर्जरी में ये जो बैरिएटिक सर्जरी हाँ है, जी। इसकी दो किस्में हैं। ओके। बैरिएटिक सर्जरी इज एक्चुअली द वेट लॉस सर्जरी। इस पे एक मैल एब्जॉर्प्टिव है, यानी जो आप खाएंगे वो हजम नहीं होगा और पास ऑन हो जाएगा इन योर स्टूल खाना। ओके। तो उससे आपकी बॉडी की जो डिजायर्ड कैलोरीज हैं, वो जो बॉडी में ऑलरेडी फैट है, वहाँ से आपको लेनी पड़ेगी, तो वेट लॉस होगा। इसे कहते हैं मैल एब्जॉर्प्टिव। दूसरी है रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव जिस तरह उसका नाम बता रहा है कि आप खाने को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब अच्छा। जिस इंसान में खाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा होता, तो उस पर हम ये बैंड लगा देते हैं। बैंड लगा देते हैं, या एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है कि उसका हम स्टमक का साइज छोटा कर देते हैं, तो उसके खाने की कैपेसिटी ही कम हो जाती है। अच्छा। और इवेंचुअली जो उसकी डिजायर्ड रिक्वायरमेंट्स है, वो जो उसके बॉडी में स्टोर्ड फैट है, वहां से पूरी होना शुरू हो जाती है, और इसी तरह इवेंचुअली उसका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ये दो किस्में, एक मैल एब्जॉर्प्टिव है और एक रिस्ट्रिक्टिव है। मैल एब्जॉर्प्टिव में हम ये करते हैं कि उसे हम गैस्ट्रिक बाईपास कहते हैं, कि बाईपास कर अच्छा। दिया। उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन को हम बाईपास कर देते हैं और उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के एक हिस्से को हम उसके मैदे के साथ जोड़ देते हैं, और जो उसका खाना है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हुए बगैर कुछ घंटे बाद, जैसे 2-3 घंटे बाद, उसकी बड़ी आंत में चला जाता है और वहां से बाहर चला जाता है। तो उसकी एब्जॉर्प्शन का टाइम ही नहीं मिलता, सही। और वो फैट उसके जिस्म में एब्जॉर्ब होती ही नहीं है। ठीक और है, अगर ठीक फैट है। एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो ओबीज नहीं होगा, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं डिजायर्ड, वो फिर उसकी जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है वहां से पूरी होना शुरू हो जाएगी। ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, डाइटिंग में भी यही होता है। जब वो होना शुरू हो जाएगी तो जो उसके डिपॉजिटेड फैट है वो वहां से पिघल के बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा एनर्जी की फॉर्म में, और इवेंचुअली 4 से 6 महीने या 6 से 8 महीने में उसका खातिर खा वेट और डिजायर्ड वेट कम हो जाएगा। अच्छा, दोनों में से कौन सी सक्सेसफुल, कौन सा रहता है सक्सेसफुल ज़्यादा? तो दोनों ही होती हैं। अब यही वो चीज़ है जिसके बारे में आपने पहले भी जिक्र किया था कि हमें पेशेंट की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। बैरिएटिक सर्जरी में अब चूंकि अब ये पॉपुलर हो रही है फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स, अब ये ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई है। पर मैं इसमें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप सिलेक्शन ऑफ पेशेंट देखें, ओके। कि नॉट एवरीवन इज अ कैंडिडेट ऑफ बैरिएटिक सर्जरी, नॉट एवरीवन इज अ कैंडिडेट ऑफ स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और गैस्ट्रिक बेंडिंग और बाईपास। सो एक थॉरो किस्म का सर्जरी से पहले पेशेंट से इंटरेक्शन, उसकी हिस्ट्री, उसकी डाइटरी हैबिट्स, वो किस सर्जरी को कोप कर सकता है, उसका आपका फॉलो अप कैसे। जैसे मैं मिसाल दूं कि गैस्ट्रिक बेंडिंग है, जी। गैस्ट्रिक बेंडिंग में हम जिस्म का कोई हिस्सा रिमूव नहीं करते, एक क्लिप लगा देते हैं, एक बैंड लगा देते हैं स्टमक के लिए। अच्छा, ठीक है। अब उसे वक्तन फक्तन हमें कभी टाइट करना पड़ता है, कभी लूज करना पड़ता है। अब वो पेशेंट ऐसा आपने जज करना है कि जो आपके साथ फॉलो अप भी कर सके। मतलब हमारा एक ये भी इशू होता है, पेशेंट ने ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, तो उस पर तो गैस्ट्रिक बेंडिंग वाला पेशेंट अगर आपके पास दोबारा नहीं आएगा तो आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकेंगे उसके खाने के मुताबिक, तो उसमें वो फेलियर हो जाएगा आप। तो इसलिए बैरिएटिक सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है प्री ऑप असेसमेंट ऑफ द पेशेंट। अच्छा, ये जो बैंड वाला सिनेरियो है सर, इसके अंदर बैंड हटवा भी सकते हैं, जी निकलवा भी बिल्कुल, सकते बिल्कुल हैं? ये रिमूवेबल बैंड होता है, और ओके। ये पेशेंट्स को इसकी कंप्लायंस बेहतर होती है। वो इस तरह कि जब हम ये किसी मरीज को कहते हैं कि इसमें आपके जिस्म का कोई हिस्सा नहीं निकालेंगे, तो वो ज़्यादा कन्विंस हो जाता है इस चीज़ अच्छा। पे कि ऑब्वियसली। और ये बैंड भी मैदे के ऊपर वाले हिस्से में लगता है, मैदे की कैपेसिटी छोटी हो जाती है। जो एक इंसान एक टाइम पे आप समझे कि 2 रोटियां खा सकता है, वो इस बैंड लगने के बाद आधी रोटी खाएगा, और उसके बाद उससे फीलिंग आएगी कि मेरा पेट फुल हो चुका है। बेसिकली ये फीलिंग ये प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, और उस वजह से इवेंचुअली उसका वेट लॉस हो जाएगा। और जब उसका डिजायर्ड वेट अचीव हो जाए, लेट्स से कि उसने कहा कि जी मैंने 50 किलो कम करना है 1 साल में, वो 50 किलो कम कर लेता है, तो उसके बाद वो दोबारा हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब ये बैंड रिमूव कर दें या इसे लूज कर दें। ओके। उसको लूज करने की भी ऑप्शन है, तो हमारे पास उसकी एक एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, उससे हम उसे लूज कर देते हैं, बैंड अंदर ही रह जाता है।
लेट्स से कि उसका दोबारा वेट पुट ऑन होता है तो हम बैंड को फिर टाइट कर सकते हैं। तो इसमें ये एक हमें एडवांटेज मिल जाता है कि वी कैन कीप द बैंड इनसाइड और उसका जो एक्सटर्नल कंट्रोल है उससे हम लूज या टाइट कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शंस हैं ये हमारे ऑप्शंस है। पास। अच्छा, सही। कोई पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये निकाल ही दें कि जी अब हमने डिजायर्ड है, तो वो एक छोटे से प्रोसीजर से इवन हम वो निकाल भी सकते हैं। लेकिन बहुत से मतलब लोग ऐसे हैं जिनके केसेस आए कि उन्होंने बैंड लगवाया लेकिन उसके बाद जब वो कोई कुछ चीज़ भी खाते हैं तो वो वॉमिट हो जाती है, वो बाहर आ जाती है, वो हजम नहीं हो रही होती। इस तरह के ये केसेस बिल्कुल भी हैं। ऐसा है जी। देखें, नेचर से हट के कोई भी काम होगा तो उसमें ये कहा जाए कि उसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। हाँ जी। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो उनका बैंड बहुत टाइट लग गया है, अच्छा। तो जिससे मैंने बताया है कि हम उसे लूज कर देंगे। ठीक कई है। अब सर्जरी की हमने, नेक्स्ट डे हमने पेशेंट को दिया, वो कहते जी मेरा खाना इधर अटक रहा है या मुझे नॉज़ हो, तो हम उसे लूज कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा ये है कि ऐसे भी एक दो हमारे केसेस हुए हैं कि जिन्होंने सर्जरी के 4-5 दिनों तक ही बैंड दोबारा निकलवा दिया कि जी हमें ये सूट नहीं कर रहा। अच्छा। क्योंकि देखें, जो बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनके स्टमक की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है और एकदम जब हम उसे श्रिंक करते हैं तो उसके इफेक्ट तो ज़रूर आते हैं। अच्छा। पर ये बहुत कम लोगों में होता है। इसकी जो परसेंटेज है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशंस हुई हों। इस पे सेफ्टी प्रोसीजर में लेकिन कॉम्प्लिकेशन में मजीद क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? मतलब वॉमिटिंग, नौजिया रहना, इधर खाना अटके रहना। हाँ। अब हम इन्हें एज सच उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लेबल नहीं करते। सही। रादर कुछ लोग तो हमें आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो इस बैंड के बाद शुक्र है कि सारा टाइम नौजिया रहता है, तो मेरा खाने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तो वो उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं कि शायद अच्छा। ये इसी का इफेक्ट है। अच्छा। और एक गैस्ट्रिक बैलून भी है और वो एंडोस्कोपी के लिए अंदर डाल देते हैं पेट के अंदर। हाँ। वो अंदर फुला देते हैं, तो उसका तो जो मेन पर्पस है वो यही है कि एक नॉजिएटिंग फीलिंग वो क्रिएट करता रहता है ताकि पेशेंट जो है वो खाने के करीब ही ना जाए। तो अच्छा। वो उसको हम अदर वे राउंड लें तो सम लेबल इट एज ए कॉम्प्लिकेशन और हम कहते हैं कि ये जी प्रोसीजर का इफेक्ट है। और ये थोड़ा सा आप जहन में रखें कि ये प्रोसीजर की वजह से आपको इस तरह की फीलिंग आती है कि आप खाने से दूर होते हैं, तो इवेंचुअली फिर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ सर्जरी में नहीं है, कुछ मेडिसिन भी है जो वेट लॉस के लिए अवेलेबल है। उनका भी इफेक्ट ये है कि वो थोड़ी सी नॉजिएटिंग फीलिंग रखती हैं। ठीक है। तो हमारा जो पर्पस है उस मेडिसिन का कि एक पेशेंट है जो कि खाने को रेजिस्ट नहीं कर सकता, उसको हम खाने से ज़रा दूर रखने के लिए या वो ज़्यादा ना खाए, हम इस किस्म की मेडिसिन भी देते हैं कि उसे ये फीलिंग रहती है कि मुझे अर्ज नहीं है खाने की, और इस तरह वो खाना नहीं खाते और इवेंचुअली उनका वेट लॉस जिन्होंने मतलब अगर खाते हैं कम खाते हैं, सर्जरी जिन्होंने नहीं surgery करवानी है वो मेडिसिन पे भी जा जी, वो सकते है। हैं। और वो फिर कब तक खानी पड़ती है उन्हें? क्या देखो, टाइम पीरियड होता है उसका? मेडिसिन दो तरह की हैं। कुछ तो एफडीए अप्रूव्ड मेडिसिन ठीक है, है। लेकिन वो तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अप्रूव्ड है। वो तो उनके तो कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। डेफिनेटली मेडिसिन के होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वेट लॉस की आप भी ये देखती होंगी कि इवन अब एड्स भी आ रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, दीवारों पे भी लिखा हुआ है कि जी वज़न कम करें, वज़न कम करें। हम लोग वो रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सही। तो अगर मेडिसिन भी लेनी है तो प्रॉपर किसी को चेक करा के किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद और उसकी एडवाइस के बाद वही लेनी चाहिए। और उस पर भी अगर ये देखें कि डिज़ायर्ड वेट लॉस अचीव हो गया है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर दवाइयाँ जो होती हैं वो किसी भी सूरत में हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं। ठीक है, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी जो जी, मेडिकेशन बिल्कुल है उसको स्टार्ट करना चाहिए। खुद से ही नहीं, हमें डॉक्टर बन जाना चाहिए। दूसरा, जो क्वैकरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है हमारे माशरे में, उसके ऊपर भी हमें काबू पाने के हवाले से जनाब अशद ज़रूरत है। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर राशिद सिराज मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और आज जनाब ओबेसिटी का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हम लोगों को अपनानी चाहिए ताकि हम फिट रहें और जनाब हम मोटे ना हो। और उसके बाद अगर मोटे हो जाते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होता है, क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं, उस पर बात किए।